चल कर फिर से आएगा उसने पाकिस्तानियों को इस्लाम सिखा दिया है ना। मुसलमान इंसान मान के अभी शुरू हो गए इंडिया वाले नहीं, वो हमेशा से ऐसे थे, हम लोगों ने उनको अच्छा मुसलमान समझ लिया था। वो हमेशा से ऐसे ही थे। सर ये खुद कौन सा ठीक है अपने आप में ठीक है वो एक ना जब ये नया नया मतलब जब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बड़ा फेम वाला था ना ये, तो उसमें मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर एक आई थी। उसमें था कि हलीमा अपनी बेटी के साथ ना, छोटी के साथ उसकी एक फोटो लगी थी। हाँ जी, तो उसमें ये पोस्ट पे बड़ा मजे की बात लिखी हुई थी कि पाकिस्तान में बहुत से अपना क्या कहते हैं यार, वो जो जिनके पास इस्तादात होती है उनके लिए स्पेशल वर्ड साहिब इस्तादात और साहिब जो है ना, उन लोगों को दिल में बच्ची और बच्ची की माँ को अडॉप्ट करने का जज्बा जो है, क्योंकि उसको तलाक हुई भी थी। यस सर, ठीक है सर। तो वो उसकी तस्वीर के ऊपर बड़ा मजे का कैप्शन था उसमें कि छोटी बच्ची और बच्ची की माँ को अडॉप्ट करने का जज्बा बहुत जागा हुआ है। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि सस्पेंस अकाउंट की एडजस्टमेंट को अकाउंट फॉर करके, क्योंकि देखो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना, अच्छा चलो मुझे ये बताओ सोच समझ के, ट्रेड रिसीवेबल्स में कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है आपने फाइनल अकाउंट्स के लिए, बताओ। उससे एक तो प्रोविजन निकालेंगे बैड डेट नहीं ना, वो तो आखिर में करनी है सिंपल भाई। ट्रेड रिसीवेबल्स को पहले एडजस्ट करना है ना, तो मोस्ट कॉमन क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? इन्वेंटरी परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न का प्रॉब्लम कहां से आ गया? सेल सेल रिटर्न और कैश बस इतना ही। बाकी तो एडजस्ट हुआ हुआ होगा। एक क्या है? सेल रिटर्न, दूसरा सस्पेंस। दूसरा क्या हो सकता है? सस्पेंस, कि सस्पेंस की वजह से उसने, ठीक है। या फिर तीसरा कोई बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ वाला हो। कौन से वाला? टू बी रिटर्न ऑफ। ऑलरेडी राइट ऑफ वाला नहीं, कौन से वाला? टू बी रिटर्न। अब ये दो तीन एडजस्टमेंट स्टूडेंट करना भूल जाते हैं, और वो पता है करते हैं परसेंटेज लगा ली डायरेक्ट किसके ऊपर? रिसीवेबल के गिवन फिगर के ऊपर, और प्रोविजन निकाल ली, और उस प्रोविजन को कंपेयर कर लिया ओपनिंग प्रोविजन के साथ, वो गलत आ जाएगा। पहले उसमें से लेस होगा, फिर बजट सारा कुछ बनेगा, ठीक है। स्टेप के नंबर जरूर है, लेकिन स्टेप का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी के स्टेप के नंबर के, ठीक है ना। स्टेप्स आपने करने हैं। स्टेप अब कंप्लीट कब होगा? स्टेप कंप्लीट होगा कि जब आप ये सब चीजें एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिप यहाँ पे जो टिप्स बता रहा हूं, जो ट्रिक्स यूज होंगी इन्वेंटरी में, क्या ट्रिक्स है मैंने बता दी है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखो क्या एडजस्टमेंट्स है, और इन्वेंटरी में क्या है। चीजें पता होनी चाहिए, तीन चीजें इन्वेंटरी से रिलेटेड जो हमने एडजस्टमेंट करनी है। एक कहां थी? रेवेन्यू में किसको एडजस्ट करना था? सेल रिटर्न। किसको? सेल रिटर्न। फिर कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट, और फिर मैंने आखिर में बताई इन्वेंटरी की एडजस्टमेंट। यही बात आ गई। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स की एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब ये चीजें आपको पता हो, आपके जहन में एक मैप बना हुआ हो कि यार कौन कौन सी एडजस्टमेंट किस किस जगह पर जाएगी, तभी सवाल हल हो पाएगा, ठीक है। और यार साफ सी बात है, कल मैंने मैसेज किया था, ये जो 6 सवाल है ना, नहीं 4 और 3 7 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 से 14, इनको एज सुन एज पॉसिबल कर लें। यही आपकी बेस है। अपना टाइम नोट करते जाएं, कितने टाइम में कर रहे हो एक सवाल को, उसमें इंप्रूवमेंट नोट करो, अपनी गलतियों को देखो, कुछ गलतियां बार बार कौन सी कर रहे हो। अगर तो 2-3 चीजें तुम्हारे सामने आ रही है ना कि तुम एक ही गलती बार बार कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 में तुमने अप्रूवल प्री पेमेंट्स ठीक किया, गलत किया, क्वेश्चन नंबर 9 में भी गलत किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में तुमने ठीक कर लिया, वापस पीछे से आंसर देख के 9 में फिर कोई गलती की, इसका मतलब है पीछे से आंसर देख के सिर्फ तुम अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ये आगे भी जाएगी गलती, फिर एग्जाम में भी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने 6-7 सवाल, मैंने कल भी कहा था, पूरे के पूरे पेपर में 2-3 बड़े बड़े सवाल हैं, वो तुमको पता है। पीपी में से बनता है बड़ा सवाल,
पीपी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नंबर 2 इसमें से बनता है बड़ा सवाल। नंबर 3 पार्टनरशिप में से 8-10 नंबर का सवाल। ये 2-3 टॉपिक्स हैं यार, और इन्वेंट्री वाला, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसमें। अच्छा, फिर तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी हो गई? एक होगी इन्वेंट्री की, दूसरी किसकी होगी? एक्रूवल प्री पेमेंट्स की होगी, तीसरी किसकी होगी? बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, इसी की होगी ना? ठीक है। अच्छा, चौथी एडजस्टमेंट अदर वो एक्रूवल प्री पेमेंट्स में आ गई, मिसलेनियस। वो मिसक्लेनियस वाली, ठीक है ना? मिसक्लेनियस वाली कौन सी है? वो आपके पास किस में आ रही है? एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स में। अब एक्रूवल प्री पेमेंट्स में बस मेन चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो यही है कि इनकम वाले केस में, इनकम वाले केस में, ठीक है ना, जो अनअर्न्ड इनकम है वो क्या करेंगे हम? रिसीट में से क्या कर देंगे? माइनस। रिसीट में से क्या कर देंगे? माइनस। और बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे हम? लायबिलिटी में या एसेट में? लायबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या है? लायबिलिटी। कहाँ लिखेंगे? एक्रूवल्स एंड अदर्स पेएबल्स पे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट तो आपको पता है जो कि लाजमी आती ही आती है, वो किसकी होती है? पीपी। पीपी सही वो तो आती ही आती लाजमी, ठीक है। अब पीपीई की एडजस्टमेंट में जो मुश्किल मैक्सिमम चीज आ सकती है, देखो सीक्वेंस वाइज चलो, हर एडजस्टमेंट को सीक्वेंस वाइज चलाओ। सबसे पहले ऊपर से डाटा उतार लो, हमारे पास है क्या क्या, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर वीडियो आपने देखी हो तो मैंने 2-3 चीजें उसमें हाईलाइट की है, जरा क्वेश्चन निकालने में आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीजों में कितने कितने रोले निकलते हैं और फिर एट द एंड यही रोले फिर बड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन निकालो जरा, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, पढ़ो जरा। ट्रायल बैलेंस फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएंगे जरा। डेट की लिखी हुई है, कौन सी लिखी हुई है? ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग है, पढ़ लें, डेट के साथ पढ़ लें। इसका मतलब है कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है। मेरी बात का सवाल, बात का जवाब दें, सुने बात को। एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस जो जो नीचे एडजस्टमेंट्स होंगी उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब एक और पढ़ो सवाल, 14 पढ़ो जी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की है? 45। मैथ डेट लिखी हुई है, ये रेड की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर शुएब क्या है? शामिल है। और सर इन्वेंट्री ट्रायल जल्दी तेरी इन्वेंट्री क्यों फंस गई है? तू हर चीज में क्यों इन्वेंट्री लेके आ रहा है? पीपीई में कौन सी इन्वेंट्री आती है? मुझे बता। मतलब कैसे? सर इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में, हाँ, और एक पे एक है फाइनल। अच्छा मैं बताता हूँ, चलो इन्वेंट्री वाली जो ट्रायल बैलेंस में क्या है उसी तरफ आता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा देखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट लिखी हुई है, पढ़ो यार। कसम से सारी चीजें कोई बुक में होगी, क्वेश्चन में होंगी, कोई भी चीज आप रट्टा लगा के जाओगे फायदा नहीं होगा। लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ। इसका मतलब है कि ये वो वाली डेट है जो ऊपर लिखी हुई है। ऊपर पढ़े ट्रायल बैलेंस किस डेट का लिखा हुआ है? ईयर एंड का ये। इसका मतलब ये हुआ मैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाली क्या हुई हुई है? फॉर द ईयर वाली क्या हुई हुई है? हमने सिर्फ कौन सी वाली निकालनी है? जो एडिशनल होगी, जो एडजस्टमेंट्स में आ रही होगी, जो एडजस्टमेंट। अच्छा, आप पता क्या करेंगे? नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं? देखा जी कॉस्ट है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली, उस पे भी निकाला है, फायदा क्या होना है? अब समझ में आई है बात? ये मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे आ रही है, ठीक है। इतनी मिस्टेक्स के बावजूद अगर वो आपको 44, 45, 46 दे देता है तो भला है, ठीक है ना। मतलब यहाँ के समझे कि मिस्टेक्स वाइज इन्वेंट्री में आप नोट करें क्या क्या मिस्टेक करते हैं, फिर प्रोविजन निकालते हुए आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, डेप्रिसिएशन निकालते हुए आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हो, ठीक है। क्या हुआ?
एडजस्टमेंट्स, और फिर एक एडजस्टमेंट तो आपको पता है कि वो तकरीबन हर सवाल में देता है सस्पेंस। सस्पेंस, ठीक है। और एक चीज़ माशाल्लाह मैंने लेक्चर में भी बताई थी, मैंने वीडियो में भी बताई थी, खुदा का वास्ता उसको फॉलो कर लें। आप इतने बड़े अभी चीते नहीं बने। पहले रॉन्ग एंट्री किया करें, फिर ओरिजिनल एंट्री, फिर रेक्टिफाइड। आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड का मत सोचा करें। इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसकी सोच उसको इजाज़त दे रही है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं तो पता है क्या होता है, फिलहाल उसने कौन सी एंट्री की हुई है, रॉन्ग, आप उसके ऊपर एक और रॉन्ग करते हैं। रॉन्ग पर रॉन्ग एंट्री हो जाती है वो। एग्जाम में रिप्लेस नहीं होता इस पे रॉन्ग एंट्री पे दोबारा बुला लेता है, है दोबारा बुला लेता है वो। तो रॉन्ग को आपने क्या करना है, रेक्टिफाई, ठीक है। और बाकी करेक्शन ऑफ एरर्स का आपको पता है रूल वही है, चेक करना है आपने, सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करना है। फाइनल अकाउंट्स पे सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लॉजिकली इंटेलिजेंटली खेलना है। चेक करो, इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 निकालो, सस्पेंस किस साइड पे है, क्रेडिट है ना, इसको खत्म करने के लिए क्या करना है, डेबिट। तो मुर्गी की एक टांग तो पकड़ेगी, डेबिट सस्पेंस हो गया। अब उसके मुताबिक आपने क्या करना है, क्रेडिट बनाना है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है ना। मतलब लंबी चौड़ी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उसी के मुताबिक आपने इंटेलिजेंटली प्ले करते हुए क्रेडिट एंट्री करनी है। तो सर क्रेडिट इसमें सिर्फ मुझे जो भी होगा, जो एडजस्टमेंट होगी इनकम अच्छा जस्ट यार, वो जो भी एडजस्टमेंट होगी, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आपने उसके हिसाब से पकड़ लिया ना, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये होता है कि सस्पेंस डेबिट होगा या, वो मसला नहीं है इधर, वो मसला ऑलरेडी हल है यहाँ पे। वो आपको खुद बता रहा है कि किस साइड पे डेबिट आ रहा है, किस साइड पे क्रेडिट आ रहा है। जाहिर बात है सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। सर जनरल एंट्री डालनी है तो इसकी एडजस्टमेंट वगैरह जो होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंस में आपने जनरल एंट्री करनी है, ठीक है ना। और याद रखना एंट्रीज करने का मकसद ये है कि पोस्ट भी करना है। मैंने भी बताया ट्रेड रिसीवेबल सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो रिसीवेबल वाले में एंट्री लिखी हुई होती है लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया हुआ होता, तो उसका नुकसान पता है क्या होता है, उसका नुकसान होता है बाय द एंड जो है ना आपका जो प्रोविजन है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए सुकून से हर एडजस्टमेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो हर एक एडजस्टमेंट के ना मैक्सिमम सोचोगे इसका इफेक्ट कहां कहां क्या क्या जाएगा। अभी तैयारी करते हुए ये सोचोगे, जिस तरह से प्लान करोगे इसका इफेक्ट यहां यहां जाएगा, चांसेस ऑफ मिस्टेक उतने कम होते जाएंगे। वरना बाय द एंड ये सवाल आपके बहुत बड़ी चपेट पड़ सकती है, क्योंकि इस सवाल में आपको पता है टाइम तो बहुत लगना है। एंड में पता चले कि सवाल मैक्सिमम गलत भी है और टाइम भी ले गया, मसला भी खराब कर गया। सर आधा घंटा इनफ है ना किस पे लिए, पेपर के लिए? खुदा का वास्ता है, अभी आधे घंटे नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ अभी तुम्हारे 1.5-2 घंटे लगेंगे। अभी स्टार्ट तो करो भाईजान। ये कितनी एडजस्टमेंट है, 10। यस सर। हर सवाल में मिनिमम एवरेज कितनी, 8 9 7 8 एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। आप हर एडजस्टमेंट के आगे वर्किंग एंट्री करोगे, वर्किंग बनाओगे, करते करते के पहुंचते पहुंचते कहानी पहुंच जाएगी। आप शुरू तो करें आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए बिलाल, आपने जो पूछा था कि इन्वेंट्री वाला कहानी, इन्वेंट्री जरा क्वेश्चन नंबर 14 निकालें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें कि ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री लिखी हुई है, इन्वेंट्री के साथ डेट लिखी हुई है, पढ़े जरा। नहीं ना, इसका मतलब है कि ये वही इन्वेंट्री है जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस के ऊपर कौन सी डेट है, ईयर एंड है, तो ये क्लोजिंग है। हाँ ठीक है। लेकिन सर एडजस्टमेंट में तो कह रहा है क्लोजिंग टू सी 530 कहाँ कह रहे हैं, नंबर उसमें से लेस हो करना होगा। सर एक क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ था, मैं भी सोच रहा था गलत लिखा, अमाउंटेड टू 530, उसको डेट लिखनी चाहिए, फिर ये ओपनिंग हो जाएगी। वो स्टॉक टेकिंग के बाद आ गई। गलत हाँ जी ठीक है, वो सही कह रहा है बिलाल, वो स्टॉक टेकिंग के बाद वाली लिखी हुई है। इसका मतलब है वहां पे एडजस्टमेंट में उसने स्टॉक टेकिंग वाली दी हुई है। इट मींस कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आपकी ओपनिंग बन जाएगी और वहां वाली क्या बन जाएगी, क्लोजिंग बन जाएगी, ठीक है। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 14 पे आए जरा जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप डायरेक्टली निकालें सेल्स रेवेन्यू। यस सर। सेल्स रेवेन्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है? परचेजेस, परचेजेस के नीचे क्या लिखा हुआ है? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, यहां से आपको हिंट मिल गया कि अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे उमर? रेवेन्यू। क्या लिखेंगे? रेवेन्यू में से क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस करेंगे शुएब? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन एक्सपेंसेस। और उसके बाद अदर इनकम क्या कर देंगे? ऐड। अब बिलाल इसका मतलब है कि इस वाले सवाल में जितना भी एक्सपेंसेस हैं जो कहाँ नहीं लिखने आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं लिखने, वो सब के सब किस हेडिंग में जा रहे हैं? सेलिंग एंड एडमिन। वो सब के सब कहाँ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये पढ़े जरा, डेप्रिसिएशन नजर आ गई है? क्यों जी? बैड डेट रिकवरी नजर आ गई है? ठीक है। ऑफिस सप्लाईज, इवन फाइनेंस चार्जेस, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगे? सेलिंग एंड एडमिन। क्वेश्चन नंबर 13 खोलें, पढ़े जरा, बताएं एक्सपेंस को अलग-अलग करना है, एक ही हेडिंग है? एक ही हेडिंग है, एक ये नीचे सेलिंग एंड एडमिन। साथ दिया होगा। अच्छा ठीक, साथ दिया होगा तो एक है। जैसा बनाना है वैसा दिया हुआ है, वैसे ही बनाना है। सेलिंग एंड एडमिन और साथ में अदर इनकम दी हुई है, पढ़ो जरा। नहीं, इसमें नहीं है। इसमें अदर इनकम नहीं है। 12 निकालो, पढ़ो। मिसलेनियस आ गई है। नहीं नहीं, ऊपर पढ़ो, क्या है? सेलिंग एंड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। हाँ जी भाई, आपने कितने हेड बनाने हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कौन कौन से एक्सपेंसेस बनेंगे? 4 हेड बनेंगे, पढ़ लो जरा। कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा, सेलिंग एंड एडमिन बनेगा, फाइनेंस चार्जेस बनेंगे, और चौथी कौन सी हेडिंग बनेगी? मिसलेनियस इनकम। 4। ठीक है। क्वेश्चन 13 निकालो, इसमें बताओ कितने हेड बनेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा, दूसरा सेलिंग एंड, बस 2 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा, सेलिंग एंड एडमिन बनेगा, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस बनेंगे, और अदर इनकम। सर एक और चीज सर, ये अगर इन्वेंट्री से हम कोई चीज माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको याद रखने के लिए उसकी पर्टिकुलर अकाउंट में भी डबल एंट्री बना दें कि याद रखना? लिख दो उसी टाइम पे ना, उसी टाइम एडजस्ट कर दो ना उसको। ठीक है। देखो इन्वेंट्री वाला एडजस्टमेंट तकरीबन आप नोट करो हर सवाल में है, और फाइनल अकाउंट्स की सबसे की एडजस्टमेंट यही होती है इन्वेंट्री वाले सवाल में। ठीक है। अब उसमें जो वो फंसा रहा है, वो आपको फंसा इसी चीज़ में रहा है कि आपको नॉर्मल फॉर्मेट याद है कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, कि आप उसमें करेंगे। मैंने उस चीज़ से आपको बता दिया है कि भाई अगर आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख लो साथ साथ। ठीक है ना, साथ साथ उसमें लिख लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में आए जी, पता चल गया अकाउंट्स कैसे बनाने हैं? सही है सर। 12 बनाओ, 12 का भी पता चल गया कैसे करना था। वो क्या? 11 देखो जरा, हाँ 11 में देखो जरा, बताओ कौन कौन सा बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर रनिंग और मेंटेनेंस, वेजेस एंड सैलरीज, उसका अलग बनेगा। फिर डिस्काउंट्स, फिर यूटिलिटी चार्जेस, फिर कैरेज इनवर्स कहाँ जाएगा? वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। फिर कौन सा आता है? रनिंग एंड, मेंटेनेंस, फिर कौन सा है? मिसलेनियस। फाइनेंशियल चार्जेस, और लास्ट में मिसलेनियस। फाइनेंशियल चार्जेस अलग से। फाइनेंशियल चार्जेस का अकाउंट अलग से कर लो ना, हेडिंग। अब समझ में आ गई है बात? ठीक है। पिछला सवाल निकाल। सर ये एक मिनट सर, 11 में एडजस्टमेंट 6 है सर, इसको देखो। जी जी, सर ये कल वीडियो देख ले, मैंने ये ये सब इसमें करवा दी है, किया आपने। ये वीडियो देख ले, इसमें करवा दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी 10 में बताओ क्या बनाना है पैटर्न? कौन कौन सा? कॉस्ट ऑफ सेल्स है, फिर सैलरीज एंड वेजेस है, फिर फ्यूल एंड पावर, फिर बैड डेट्स है, फिर क्या है? फिर क्या है? रिपेयर, बस
अब जैसे समझ में आ गया ना, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। इस दफा क्वेश्चन आया था, उसमें उसने कहा था 60% और 40% पे एक्सपेंसेस को डिवाइड करें। मैं सुन लो बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। यहाँ पे बताओ, सारा अलग अलग है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जिस तरह मर्जी वो पूछ ले, जिस तरह से वो यासर बता रहा है कि डेप्रिसिएशन है या कोई भी एक्सपेंस है, उसको आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में? कोई से 2 हेडिंग्स में। यार वो 2 हेडिंग्स बताई भी होंगी ना उसने। वो इस तरह कहता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को सेलिंग और एडमिन में 60-40 से करें। वो पता नहीं चलता इंटरेस्ट में वो फाइनेंशियल कौन सी है, बैड डेट कौन सा है, तो वो ये नहीं। इस तरह वो क्वेश्चन दिखाना है, पेपर दिखाओ। पेपर मैंने सब को दिया हुआ। वो एक्सपेंस का नाम बताता है ना। नहीं, एक मिनट तूने मुझे दिया था एक दफ़ा, इधर होगा मेरे पास। ठहरो, ये है। कह रहा है 60% ऑफ सेल्स ऑफिस रेंट रिप्रेजेंट्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट अप टू 30th सितंबर। ये वाला? हाँ, यही ये है। सर देख रहे हैं सर, देख यही है, यही पेपर है। रेंट के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। इस साल के पेपर भी है, दूसरे साल के मैं निकालता हूँ। लेकिन ये भी अच्छी खासी मुश्किल एडजस्टमेंट है। 2019 को आता था। उसमें से निकाल के दिखाओ ताकि सबको वो लाइन पढ़ के मैं बता दूँ। अच्छा वो डांस करने लगे। जलाल भी आपकी सोबत में रहते हैं, लेकिन अभी इतना असर नहीं हुआ। वो देखा है बिलाल तुमने अफगानिस्तान में मरासियों के साथ क्या किया उन्होंने? हैं? टेंट करा दी उन्होंने मरासियों की। जो कह रहे थे, डर गया था। क्यों सर एंटरटेनमेंट है? वो सब जानना चाहते हैं। टेंट करवा के गंजा करके ना फुल उनको खोते में बिठा के। इसी में क्वेश्चन बन गया, लास्ट वाली है इसमें अरेंजमेंट। कौन से साल में कह है? रहा हूँ यही है, नौवीं अरेंजमेंट। और अटेम्प्ट कौन सी है? 2020 सितंबर यही है, ये याद नहीं याद नहीं। इसी पेपर में जो पेपर आपने निकाला था। अच्छा जी। आखिरी नवाज शरीफ? कैसे? सर यार इसका वो है ना, अच्छा, हाँ। बाहर आए हुए थे सर। इलेक्शन कमीशन के बाहर दे दिए तो अच्छा, अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज टू बी एलोकेटेड इनटू सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इन रेशियो ऑफ 60-40। अच्छा, बढ़ गई, परेशान हो गए। अब ऑपरेटिंग कौन सा ये बताइए, पहले ये देख लें। ये ऊपर देख लें जी, हेडिंग में ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है। पेपर लिखा हुआ है ना? लिखा फिर उसमें जाएगी और सर दूसरा ऐसे किधर जाएगा? बाकी जो बच गए हैं वो किसमें चले जाएंगे? वो सेलिंग एक्सपेंस होंगे। यार देख ले भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिखी हुई है हेडिंग। सर उस वक्त नहीं समझ आती, अभी भी इतने वोट से करने के बाद पता नहीं मेरा बराबर कैसे था। सर आपने भी टाइम इतना बस थोड़ा बच जाते हैं पता तो ये पड़ा वैसे ये क्वेश्चन आसान आया था। ये कंपेरेटिव अच्छा, अब समझ में आ गया है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हेड बता देगा। आपने क्या करना है? खाली उनमें 60-40 करके 40-50-50 करके क्या करना है? उसमें एलोकेट करना है उसमें, है? सबसे पेपर आया जो 15 सितंबर 2019 का है, आपने चेक किया? सर अच्छा खासा मुश्किल सर, उसके अंदर 55 नंबर का उन्होंने वो फाइनल अकाउंट का पूछा, ट्रेडिंग अकाउंट 55 नंबर? 55 नंबर सबसे मुश्किल आप पेपर। कहते हैं 55 नंबर? तो ये तो करेंगे सवाल। पहला क्वेश्चन दिया और बैंक रिकंसिलिएशन से 4 नंबर का सबसे मुश्किल पेपर था, घंटा उसमें मार सारे जाएगा आए। करते बच्चे। चलो फिर ये रिवीजन वाला में ना लेके आना, वही करेंगे। सर वही कर रहे हैं सर ये सबसे मुश्किल है। ठीक है। अच्छा जी, अभी स्टार्ट करते हैं जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आसान टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
लेकिन आप अपनी मेहनत से हर आसान टॉपिक को मुश्किल बनाने की महारत रखते हैं। यार सब बात की रोड खुली है बंद है? सजीन का ये प्लाजा आपको पता है, इनका अपना सफदर का प्लाजा नहीं है साथ। अच्छा उधर हो रहा है दर्शिया के साथ नवाज शरीफ ना आए, उसको सर, पकड़ा आप भी नहीं वहां बन से। सकता वैसे। क्या हुआ? सर आप नहीं आ सकता कौन? नवाज शरीफ। इधर से भी गलत की आप एक दफा इनवाइट करो। कैसे नहीं नहीं सर नवाज शरीफ नायल है मरियम मरियम हैं? मरियम भी ना आए। यार देख बात मेरी बात उसकी हरी में कल था देख मेरी बात बिलाल, तू एक छोटू मोटू बच्चा, छोटू मोटू बच्चा वो होता है जो आइडियलिस्टिक दुनिया में रहता है, दूध पीता है ठीक है ना, जो कहता है कि मैं अच्छा हूँ दुनिया भी क्या है अच्छी इस तरह। शाहरुख खान, शाहरुख खान तो है सर, लुक्स माशाल्लाह। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मुझे खाली वो लगता है। घंटा बजा था शाहरुख खान, जिससे प्यार करता है कि शोर के हाथ में पकड़ा के चला जाता है वो, ठीक है ना, ये ना अंदर फिर तू बैठ गए। तो अब जो तू बात कर रहा है ना कि जी नाहल वाली, जिस दिन पिंडी वाले को पता था, ये भी नहीं पता कौन है शेख रशीद नहीं है, पिंडी वाले दूसरे वो जो मरीड के उस पार वाले, हाँ वीगो वाले। अच्छा आधा घंटा है, तुमने क्लास तो लेनी है तो फिर तुम्हें क्या मसला है? सर यही तो सारा मसला है कि रुल रुल के हार है। अच्छा चले करते हैं, ठीक है। तो उसमें वजह ये है कि फौजी जो है ना, ठीक है, जिस दिन वो राजी हो गए ना, उन्होंने फोन किया कि मियां साहब आप आ जाएं, आपकी नाइलें भी खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, तो बन भी जाएगी बस। इसलिए आइडियलिस्टिक दुनिया में मत रहे। सर लेक्चर आपका YouTube पे अपलोड हो रहा है, देख शीट का बनता है फोन से बात कर राठी का पता हाँ। क्या चीज? सर आपका लेक्चर YouTube पे जा रहा है, फौज को आप यार मैं तो 5 साल रहा हूँ, मेरे अपने कोर्स मेट्स हैं, ठीक है ना, मेरी रोज उनके साथ पोते वाली होती है, ठीक आदत सी हो गई। है, तो मुझे बड़ा मजा आता है उनकी ऐसी की तैसी करने में, ठीक है ना। तो मुझे इसलिए 5 साल मुझे भी, कल भी मेरे साथ मेरे एक दोस्त के साथ हो रही थी, तो इसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा काम यूट्यूब पे और वो ना फेसबुक के ऊपर, तो बड़ी ज्यादा उसमें लग जाती है, चलता रहता है। मैंने ये मुझे कहते कॉपीराइट क्लेम डाल दिया। अच्छा पार्टनरशिप में एक बात याद रखना, स्टेप नंबर 1 लिखो, चलना स्टेप नंबर 1 आपने कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप का, किसका? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यकीनन आपको पता है 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर कारोबार कर रहे हैं, ये कारोबार है। तो स्टेप 1 वही है जो आपने किसके लिए किया था? सोल प्रोप्राइटर के लिए, ठीक है। स्टेप 2 यहां पे है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस। क्या कहते हैं जी? एप्रोप्रिएशन। तो याद रखो पार्टनरशिप में हम 2 प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीजें बनती हैं। पहला क्या बनेगा? मेन प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी, दूसरा क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ये प्रॉफिट बिल्कुल वैसे निकालते हैं जैसा अभी आपने निकाला। रेवेन्यू, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम वगैरह करके प्रॉफिट आता है ना, यस यस सर। ये वैसे ही निकलेगा बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ भाई, सुन ले, फाइनल अकाउंट्स का सवाल पार्टनरशिप के साथ मिलाकर भी आ सकता है, ज्यादा नंबर का हो। ज्यादा नंबर का, ठीक है। उसमें यकीनन
8-9 एडजस्टमेंट सिर्फ फाइनल अकाउंट्स की नहीं होंगी, उसमें 3-4 एडजस्टमेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड हो जाएंगे, 3-4 एडजस्टमेंट पार्टनरशिप से उसके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बड़ा सवाल भी बन सकता है। ठीक है, चांसेस भी क्या है, तो आप लास्ट टाइम नहीं बना उसमें से। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट करना है या एलोकेट करना है। अब एक बात याद रखो कि हर पार्टनर क्या लेकर आता है, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। इसके ऊपर हर जो पार्टनर है वो क्या क्लेम करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन में उमैर ये लिखा हुआ होगा कि जो बंदा जितना जितना कैपिटल लेकर आया है उसको सालाना इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट सबके लिए एक ही होगा, सिर्फ फर्क किस चीज का होगा, कोई 50,000 लेकर आया होगा, लाख लेकर आया होगा, तो 50,000 वाले में 10% लगाओ 5,000 बनेगा, लाख के ऊपर 10% लगाओ तो कितना बन जाएगा, वो 10,000 बन जाएगा। ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर की इनकम है? यस, ये वो इनकम है जो उसको किस वजह से मिल रही है, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आया। अच्छा, अब कुछ पार्टनर्स होंगे जो काम करने वाले होंगे, क्या होंगे, काम करने वाले। कुछ पार्टनर्स होंगे जो स्लीपिंग होंगे। जो काम करने वाले होंगे पार्टनर्स, वो क्या लेंगे, सैलरी। क्या लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी चीज वो क्या आएगी, सैलरी ऑफ पार्टनर। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये दो चीजें होंगी। तीसरे नंबर पे हर पार्टनर का क्या आ जाएगा, उसको बोलते हैं शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, एग्जांपल 1 लिखें क्विकली, शाबाश। सिंपल सी एग्जांपल लिखते हैं। पार्टनरशिप है जी, वो बना रही है अकाउंट 1 जनवरी X1 से 31 दिसंबर X1 तक। प्रॉफिट है इसका 5 लाख का। ठीक है, 3 बंदे हैं जी, A B C। ये तीनों बंदे कैपिटल लेकर आए हैं जी। ए लेकर आया कैपिटल 4 लाख का, ये लाया 6 लाख का, और ये लाया 3 लाख का। सैलरी है, ए सैलरी लेकर जा रहा है जी 80,000 पर एनम, बी लेकर जा रहा है 100,000 पर एनम, और सी लेकर जा रहा है 150,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखें, ये है कितना, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। एज्यूम करें शेयरिंग रेशो है 2:2:1। यार जो मर्जी कर लें, इनकी बारी वो हल्ला गुल्ला नहीं है। इनकी बारी वो हल्ला गुल्ला नहीं है जो वो 2014 के धर्म में था ना। लोग रहते हैं, सही बात ये है। लोगों को एक बात इसी तरीके से पता है कि ये कोई हमारे लिए निकल रहा है कि अपने लिए निकल रहे हैं। आइए जरा इसको देखिए अब जरा। सबसे पहले भी अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बताओ, 5 लाख। कॉलम बना लें ए बी सी और टोटल।
सबसे पहले लिखें जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए भाई कितने पैसे लाए थे? 4 लाख। 4 लाख पे 10% लगाएं। 40,000 बी 60,000। सी 30,000 टोटल कितना हो गया? 1। सैलरी 80 है, फिर 100 और फिर ये कितना बन गया? 330 भाई। यस 330। अब आपने तीसरे नंबर पे क्या लिखनी है? शेयरिंग ऑफ। शेयरिंग किसकी होती है? प्रॉफिट की नहीं होती, याद रखो। रेजिडुअल प्रॉफिट किसकी? हाँ जी। यहां पे लिखो अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 5 लाख में से अब तक कितना एलोकेट हो चुका है? 460। 130 किस फॉर्म में वो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, 330 किस फॉर्म में हुआ? पीछे कितना बच गया? ये 40,000 आपने ए बी और सी तीनों में एलोकेट करना है। किस रेशो में? 2:2। टोटल कितने हिस्से हुए शोएब? 5। 40 कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 5। इसमें से ए के पास कितने जाएंगे? 2। बी के पास और सी के पास कितना बन गया जी? 16 16 8। ये जी आपके पास हर पार्टनर का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। एक 20 और 16 176 और ये अच्छा जी। यहां पे तो पहली assumption थी हमारी कि पार्टनरशिप पूरा साल एक जैसी। अब ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप रेशो चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। उस सूरत में आप क्या करेंगे? सवाल लिखें। सर कुछ हो जाएगा। सर जीते वो है, ये वैसे आ रहे हैं। कौन जीता है? जीती पीपी है और ये वो जो जिम्नी जीते हैं। कहां पे हुआ है? कौन सा था? कोई था मीरपुर खराब है तो मुझे क्या बताएगा। कब? कल इलेक्शन हुए ना, कल इलेक्शन हुआ है? जिम्नी वाले। कौन? उन्होंने सिर्फ कोई डाला था सर। वो तो वही जीतेंगे ना। तो पीडीएम में आता है ना सर, सही कह रहा हूँ। पीडीएम में आती है। जीती पीपी है, पीडीएम नहीं जीती। खेला ना। प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट है 2 लाख का। तीन पार्टनर है जी। कैपिटल लेकर आए। हम पहले ही बाजार में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तू मस्ती कर रहे। टाइम भी जाएगा। सैलरी। अच्छा याद रखो, सैलरी आपको हमेशा एनुअल टर्म्स में गिवन होगी। किसमें? एनुअल टर्म्स में। ये 30,000 है, इसकी कर ले आप 50,000 और ये है 40,000। शेयरिंग रेशियो लिख लेंगे 1:1:1। सिंपल। 1 अक्टूबर X1 को अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 10% है, लेकिन सैलरी चेंज हो गई है। ए की सैलरी हो गई है 40,000, बी की सैलरी हो गई है 60,000 और सी की हो गई है 50,000 और जो रेशो है वो भी चेंज हो गई है। नेक्स्ट ईयर नहीं भाई, इस पॉइंट से आगे ठीक है 2 2 1 सही हो गया। बनाएंगे पूरे साल का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन एलोकेशन करें। मैंने नहीं पढ़ा था रेशो अगले साल अगर जुलाई के बाद हो जाए तो फिर अगली नई रेशो लगा देते हैं पूरे साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली जो है। अब रेशो 2:1 हो गई है, सिर्फ 2:1 भी निकालेंगे, सैलरी डिवाइड कर देंगे लेकिन रेशो 2:1 भी निकालेंगे। जिस तरह से आधे साल के बाद अगर चेंज हो जाए ना रेशो, फिर नई रेशो पे प्रॉफिट हम निकाल के नहीं वाली बनाएंगे ना, तो सारे साल के नहीं पे नहीं वो अभी आप इसको अप्रोप्रिएट करें, बस फिलहाल अप्रोप्रिएट करें, वो अगला स्टेप देखेंगे। सर साल में 2 दफा पे करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं, पे तो एक दफा ही करें वैसे, बस फिर ठीक है। ब्रेक कर दें आप स्टेटमेंट को ब्रेक कर लें, ठीक है ना। 9 महीने की अलग कर लें 9 महीने के और 3 मंथ्स की अलग कर लें, still interest तो remains the same। ठीक है ना। ये प्रॉफिट कितने मंथ्स का था? In 9 ये पूरे 12 का, तो 9 महीने कितना हो गया? divided by 150,000। ठीक है 150,000 अलग कर लें और 50,000 दोनों की एलोकेशन अलग अलग होगी। समझ आ गई बात? क्यों शुएब? ठीक है ना। अच्छा अब शुएब मिस्टेक क्या होगी? मिस्टेक देखो कितना प्रॉफिट है? 150 150। सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैपिटल लाया था? 1 50,000 इंटू 10%। 9/12 करना मत भूलिएगा। सही, यस सही हो गया। कितना बन गया? 3750। दूसरा 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12 6,000। तीसरा 6,000 इंटू 9/12 4,500। मिस्टेक नंबर 2 सैलरी। सैलरी भी तुम्हें किस टर्म्स में गिवन है? एनुअल। हाँ इसके ऊपर भी लगेगा। 30,000 इंटू 9/12 कितना आ गया? 22,500। फिर बी की कितनी सैलरी है? 50,000 इंटू 9/12 37,500। सी कितनी सैलरी है? 40,000 इंटू 9/12 20 कितना? 30,000। अब सर जो 9 महीनों का प्रॉफिट होगा उसमें से शेयरिंग 9 महीने कितना है? 150 में से रेजिडुअल अब आपने क्या निकालना है? इनका टोटल रेजिडुअल। कितना रेजिडुअल निकालना जरा टोटल करें ना जरा। ये बन गया 6 4 10 13 और 14 250 ये टोटल है और इसका टोटल करें नहीं 22 37 59 60 और 30 90,000। हाँ जी रेजिडुअल निकालें। 150 में से कितना एलोकेट हो गया? ये एलोकेट हो गया ना, तो रेजिड्यू बच गया नहीं तुम्हारे पास 45 6
750 यही बनेगा ना? ये 45 750 किस रेशो में जाएगा शोएब? 1:1 समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुई कहानी। अगला हिस्सा अभी कंप्लीट नहीं, अब 3 महीने का भी आएगा। अब शोएब जब अगले 3 महीने में 50,000 लिख रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू 3/12 होगा मैम। सैलरी भी क्या हो जाएगी? हाँ जी बिलाल, नई वाली सैलरी लेनी है। नई वाली सैलरी कितनी है? 40,000 इंटू 3/12, 60,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 10% ही लग रहा है। और अब रेजिडुअल जो इंटरेस्ट आएगा, रेजिडुअल वैल्यू जो आएगी प्रॉफिट, उसको किस रेशो में डिवाइड करना है? 2:1। ये तो था जी सिंपल इंट्रोडक्शन प्रॉफिट पार्टनरशिप का। अब हमने देखनी है इसमें कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस राइज होती हैं 2-3 चीजों की वजह से। नंबर 1, नया वाला पार्टनर आ जाए, पुराने वाला दफा हो जाए, तो फिर कैसे अकाउंटिंग होगी? ठीक है ना? दूसरी चीज, जब भी नया वाला पार्टनर आएगा वो 2 चीजों के लिए पे करेगा। सोचो किस चीज के लिए पे करेगा? एक तो कैपिटल, एक कैपिटल लाएगा, दूसरा गुडविल, दूसरा क्या लाएगा? गुडविल। इसका मतलब ये हुआ कि असल जो इस पार्टनरशिप का मैक्सिमम जो रोला है, मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशन है वो कहां फंसी हुई है? गुडविल में। इट मींस, सुन लो बात को, अगले लेक्चर में इसे स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप में पहला नंबर 1 रोला होता है हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। किसी भी पार्टनरशिप की गुडविल कैसे निकालनी है, नंबर 1। नंबर 2, वो गुडविल जो निकालेंगे उसमें फिर शेयरिंग कैसे होगी? जब कोई नया बंदा आ रहा है तो फिर कैसे शेयर? और एक और बात, हमें गुडविल कब कब निकालने की जरूरत है? हाँ उमैर, पार्टनरशिप अपनी गुडविल कब कब निकालेगा? जब भी नया पार्टनर, पिछला बेसिकली जाएगा, या नया पार्टनरशिप में जब भी क्या आएंगी? चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है इसी को। वो आएगा आएगा। अभी चीजें काफी हैं। वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो प्रॉफिट में पहले ही ऐड कर देते हैं। किसमें? वो प्रॉफिट में ऐड कर दो, पहले ही पहले ही कर दो। मतलब वो फिर 150,000 प्लस। ठीक है, कल देखेंगे।